हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। जो भी बच्चे डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों का हमारा एग्ज़ाम हो चुका है। डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 का मैं बात कर रही हूँ, बिहार डीएलएड का। बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम हो चुका है, लेकिन कुछ बच्चों का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो सबसे महत्वपूर्ण हमारा सब्जेक्ट है विज्ञान, इसके हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि हमारा पूरा चांसेस रहेगा कि आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, जो भी एग्ज़ाम होगा डीएलएड का, जो भी शिफ्ट होगा, उसमें ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए ध्यान से देखना, अच्छे से पढ़ना और आंसर याद करते चलना। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करने से पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप लोग डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दे के आए और अच्छे मार्क्स लेके गवर्नमेंट कॉलेज हासिल कर लें। ठीक है, अब क्वेश्चन पे पढ़ते हैं हम लोग। नीम का उपयोग एक प्राकृतिक कृमिनाशक के रूप में किया जाता है क्योंकि ये आपके चार ऑप्शन है। चारों ऑप्शन तो मैं नहीं पढ़ूंगी, डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगी, क्योंकि अभी पूरा अच्छे से ऑप्शंस पढ़ने का टाइम नहीं है। मैं डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ, याद करते चलना। ठीक है, लेकिन हाँ, यहाँ पे ऑप्शन इसलिए स्किप कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मुझे आपको आंसर बताना है, और एग्ज़ाम में जब बैठना तो ऑप्शन एक भी स्किप मत करना। ठीक है, ये आपके लिए प्रो टिप है। एक भी स्किप ऑप्शन जो भी है, आप लोग एक भी ऑप्शन आपको स्किप नहीं करना है। अगर आपको आंसर पता है फिर भी नहीं करना है, आंसर नहीं पता है फिर भी नहीं करना है। ठीक है, चारों का चारों ऑप्शन आपको अच्छे से पढ़ना है। अब चलो देखो, नीम का प्रयोग एक प्राकृतिक कृमिनाशक के रूप में किया जाता है क्योंकि नीम के सत में अज़ाडिराक्टिन नामक तत्व पाया जाता है, जो कि एंटीफिडेंट कंपाउंड की भांति कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन बोल रहा है, सामान्य अम्ल की उपस्थिति में फेनोफ्थलीन का रंग क्या रहता है। तो देखो, सामान्य अम्ल के साथ फेनोफ्थलीन का रंग रंगहीन हो जाता है, यानी कि इंग्लिश में करते हैं हम लोग इसको कहते हैं कलरलेस हो जाता है। क्षार के साथ फेनोफ्थलीन का रंग गुलाबी हो जाता है। अगर वहाँ पे बोले कि क्षार के साथ फेनोफ्थलीन का रंग क्या हो जाता है, तो क्षार के साथ हमारा फेनोफ्थलीन का रंग गुलाबी हो जाता है, लेकिन सामान्य अम्ल की उपस्थिति में हमारा रंगहीन रहता है, यानी कि कलरलेस रहता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 53, निम्नलिखित में से तत्वों के वर्गीकरण का वर्तमान में क्या आधार है। वर्तमान आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण उसके बढ़ते परमाणु संख्या के आधार पर, यानी कि जो हमारा ऑप्शन बी है, तत्वों की परमाणु संख्या के आधार पर किया जाता है। यह सिद्धांत प्रसिद्ध रसायनक मौसले के द्वारा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से एक से अधिक संयोजकता वाले तत्व कौन से हैं। तो देखो, जो डी ब्लॉक तत्व होते हैं जिसमें कॉपर और लोहा, ठीक है, कॉपर और लोहा जो हमारा दोनों के दोनों जो है ये संयोजक दर्शाते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या कॉपर तो है ऑप्शन में, क्या लोहा भी है? लोहा हमारे ऑप्शन में नहीं है, लेकिन हमारा सिर्फ कॉपर से नहीं होगा, लोहा भी कॉपर के सामान्य दोनों संयोजकता जो है दर्शाते हैं, इसलिए ऑप्शन सी होगा। एक से अधिक विकल्प सही है। यहाँ पे सिर्फ कॉपर दिया है, कॉपर और लोहा दिया रहता तो सही हो जाता, लेकिन सिर्फ कॉपर से नहीं होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन सी, एक से अधिक विकल्प सही है, होगा। तो देखो, जो तांबा होता है जिसे हम लोग Cu कहते हैं, एक और एक से दो संयुक्तता दर्शाते हैं। लोहा जो होता है जिसे हम लोग Fe कहते हैं, वो दो तथा तीन संयुक्तता दर्शाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है एक्स्ट्रा में। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 55, निम्नलिखित में से कौन एकल झिल्ली से घिरा हुआ है। देखो, जो हमारा ऑप्शन ए है ये हमारा राइट आंसर होगा, लाइजोम्स। ठीक है, लाइजोम्स एक कोशिका का अंग है जिसमें एक झिल्ली पाया जाता है। लाइजोम की थैली फटने पर यह संपूर्ण कोशिका को नष्ट कर देती है, अतः इसे कोशिकाओं की आत्महत्या की थैली कहा जाता है।
ठीक है। सुसाइडल बैग आप इंग्लिश में जानते होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो ऑप्शन बी है, इसको हम लोग कोशिका का पावर हाउस कहेंगे, ठीक है। लेकिन एकल झिल्ली हम लोग लाइजोम को कहते हैं, जिसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं, ठीक है। क्लास 10th का प्रश्न है, बहुत ही ईजी प्रश्न है। नेक्स्ट है हमारे पास, बोल रहा है पत्ती के किनारों के साथ पानी का बूंदों के रूप में निकलना क्या कहलाता है। पत्ती के किनारे के साथ पानी का बूंदों के रूप में निकलना हमारा बिंदु श्रावण कहलाता है, यानी कि जो ऑप्शन बी है वो हमारा राइट आंसर होगा। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं गुटैशियन, ठीक है। जिसको हिंदी में हम लोग बिंदु श्रावण कहते हैं, उसको इंग्लिश में गुटैशियन नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 57, कीटनाशक आमतौर पर किस पर कार्य करते हैं। कीटनाशक आमतौर पर तंत्रिका तंत्र पर कार्य करते हैं, जो कि है हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास 58, फलों के पकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पादक हार्मोन उत्तरदायी है। तो जो हमारा एथिलीन है, जो ऑप्शन ए है, वो राइट आंसर होगा। एथिलीन हार्मोन पौधों में फलों को पकने के लिए उत्तरदायी होता है। कौन सा हार्मोन फलों में पकने के लिए उत्तरदायी होता है, तो वो हार्मोन नाम है एथिलीन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 59, बोल रहा है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक चार्ल्स डार्विन, ये जो डार्विन है, पूरा आपको ऑप्शन दिया रहेगा चार्ल्स डार्विन, तो वो आप लोग टिक कर लीजिएगा। चार्ल्स डार्विन जो कि ब्रिटिश के वैज्ञानिक थे, सन 1800 के आसपास 1859 में लिखा था उन्होंने, क्या, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक हमारा बुक, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग चार्ल्स डार्विन ऑप्शन ए टिक करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 60। क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग आंसर याद नहीं करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और प्रश्न को लाने में बहुत ही मेहनत हुई है, इसलिए बोल रही हूँ, रट लीजिए, काम आएगा। निम्नलिखित में से कौन चालक मात्र नहीं हो सकता है। चालक का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है, अन्य मात्राओं का किलोमीटर घंटा होता है, सेमीमीटर पर सेकेंड होता है। तो चालक का मात्रक हमारा क्या होगा, चालक का मात्रा होगा हमारा सेकेंड पर मीटर, ठीक है। एक सेकेंड, हमारा चालक का मात्रक, मैं अच्छे से आपको कंफर्म होकर आंसर बताऊंगी। मैं नहीं चाहती कि आप लोग इधर उधर आंसर के लिए भटके। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा, जैसा कि मैंने बोला, सेकंड पर मीटर, यानी कि जो ऑप्शन डी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 61, चंद्रमा के सतह के नज़दीक दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं मुक्त रूप से गिर रही हो तो। चंद्रमा के सतह के नज़दीक दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं मुक्त रूप से गिर रही हो तो। ऑप्शन से एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी। चंद्रमा से स्वतंत्र रूप से गिरते हुए वस्तु में समान त्वरण उत्पन्न होता है, इसलिए प्रत्येक समय अंतराल पर दोनों का वेग समान होगा, ठीक है। किसी भी क्षण उनका वेग समान होगा। चंद्रमा पर जी मून या गुरुत्व त्वरणों का मान पृथ्वी यानी कि अर्थ के जी अर्थ के मान का 1/6 गुना 1/6 गुना ज़्यादा होता है। स्वतंत्र रूप से गिरते हुए वस्तु में उत्पन्न वेग उस वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। अतः जो हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 61 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 62, एक पारा बैरोमीटर में यदि पारा युक्त ट्यूब में पारामीटर ऊपर उठे तो बच्चों इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पारा स्तंभ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई घटेगा।
एक पारा बैरोमीटर में यदि पारायुक्त ट्यूब में पारामीटर ऊपर उठे तो पारा स्तंभ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई घटेगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 63। ध्वनि तरंगे सबसे तीव्र गति से गमन करते हैं। ध्वनि तरंगे की गति ठोस में सबसे तेज एवं गैसों में सबसे कम यानी कि सबसे न्यूनतम होता है। ठीक है, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती हैं। ध्वनि को गमन करने हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 64। पूर्वी तट पर डेल्टाई भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो हमारा सबसे फर्स्ट शिफ्ट हुआ है एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 डीएलएड का, उसमें ये पूछा गया है। तो हमारा आंसर बच्चों होगा जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। देखो, प्रायद्वीपीय प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी पूर्वी तट की नदियों के डेल्टाएं और नदियों की घाटियों में पाई जाती हैं। जलोढ़ मिट्टी देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग को ढके हुए हैं। ये निरपेक्ष मृदाएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। इसमें आगे सुनिए मेरी बात। जो राजस्थान का एक संक्रिय गलियारी से होती हुई ये मृदाएं गुजरात के मैदान के क्षेत्र में फैली हुई हैं। बात है जलोढ़ मिट्टी की। गंगा के ऊपरी और मध्यावती मैदान में खादर और बांगर नामक 2 जलोढ़ मिट्टियाँ विकसित हुई हैं गंगा में। ठीक है, खादर प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षिप्त होता है और नया जलोढ़ मिट्टी है जो महीना गाद होने के बाद कारण के बाद उर्वरता बढ़ा देता है। बांगर पुराना, देखो खादर नया, बांगर पुराना जलोढ़ मिट्टी होता है जिसका जमाव बाढ़कृत मैदानों से दूर होता है। ठीक है, जब भी बाढ़ आएगी तो आपका हो जाएगा खादर, और जब भी बाढ़ से जो दूर होते हैं वो हो जाएगा आपका बांगर। ठीक है, वो हो जाएगा आपका बांगर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 67 बोल रहा है ओजोन परत में छेद के लिए कौन गैस मुख्य रूप से उत्तरदायी है। ऑप्शंस पढ़ लीजिए। राइट आंसर होगा हमारा, देखो, ओजोन परत के क्षरण के लिए CFC, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक गैस जिम्मेदार होता है। CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन यानी कि O3 के ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर इसका क्षरण कर देता है। ओजोन परत सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 66। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। आपको जगह का नाम बताना है। अब ऑप्शंस आप लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ। आई होप इससे आपको कोई इशू नहीं होगा क्योंकि हमारा डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत ही पास है। ठीक है, अगर आपको कोई भी इशू है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको ऑप्शंस के साथ आंसर करा दूंगी। लेकिन हाँ, आपसे बस यही विनती है कि आप लोग आंसर याद करते चलिए, एक बार में ही याद करने की क्षमता रखिए। ठीक है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही पास में है। तो देखो, तृतीय पृथ्वी जो सम्मेलन 2012 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया? क्या हमारे ऑप्शन में रियो डी जेनेरो है? नहीं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 67। ठीक है, देखो, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया? रियो डी जेनेरो में आयोजित किया, 2012 में आयोजित किया। और हमारा रियो डी जेनेरो ऑप्शन में है ही नहीं, तो अगर ऑप्शन में नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन डी टिक करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 67। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ऊर्जा है? तो विकल्प अनुसार जो हमारा होगा वो हमारा होगा ऑप्शन ए कोयला। कोयला एक जीवाश्म ईंधन है और यह जीवाश्म ऊर्जा का अच्छा स्रोत है। जीवाश्म ईंधन वे ईंधन होते हैं जो जानवरों या पेड़ पौधों के जीवाश्म से निर्मित होते हैं।
कोयला, पेट्रोलियम आदि जीवाश्म ईंधन के उदाहरण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 68 जो कि फिजिक्स का है। किसी चालक से होकर प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, फिजिक्स नहीं केमिस्ट्री है, 1020 है। चालक से प्रभावित धारा का मान क्या होगा? तो हम लोग क्या करेंगे, Q इज इक्वल टू NE फॉर्मूला आपको पता ही होगा। तो अगर हम लोग 1020 को अगर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 1.632 इंटू 10⁻⁻16। अब हम लोग करेंगे I को क्या होता है, Q/T होता है। तो अगर हम लोग 1.632 इंटू 10⁻⁻16 को 1 से करेंगे तो हमारे पास 1.632 इंटू 10⁻⁻16 होगा, जिसको हम लोग आगे चल के 10.2 इंटू 10⁻⁻17 A करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 10.2 इंटू 10⁻⁻17 A। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 69 विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो विभवांतर मापने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर ऑप्शन बी का प्रयोग करते हैं। विद्युत धारा मापने के लिए हम लोग एम मीटर का प्रयोग करते हैं। और गैल्वेनोमीटर जो हमारा ऑप्शन सी में है, इसको विद्युत धारा के परिमाण के साथ साथ दिशा भी ज्ञात करने के लिए की जाती है। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 69 तक था और हमने अच्छे से विज्ञान वाला जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमने कवर कर लिया। अब देखो, मैंने जितना हो सका उतना आपको समझाने की कोशिश करी है, उसके साथ साथ जो नया क्वेश्चन आ सकता है उसको भी मैंने बताया है। अब आपके हाथ में है, अगर आप एग्ज़ाम को लेकर सीरियस हैं तो सारा का सारा आंसर इसी वीडियो में याद कर लीजिएगा। फिर मत बोलिएगा कि एग्ज़ाम में जब आंसर आया तो मेरा 1 मार्क्स छूट गया। बिल्कुल नहीं, अगर यही क्वेश्चन आपके वाले शिफ्ट में आ रहा है तो आपका 1 मार्क्स पक्का है, ये आप यहाँ से एश्योर होके जाइए। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो कि लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, वो दोस्त जो डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जिनका नहीं हुआ है, जो देने वाले हैं। ठीक है, हम ऐसे पढ़ा रहे हैं मानो तुम्हारा कल ही सुबह में एग्ज़ाम है। ठीक है, हम ये नहीं सोच रहे हैं कि हाँ कुछ बच्चों का अगस्त में है, कुछ बच्चों का सितंबर में है, कुछ बच्चों का पहले है, कुछ बच्चों का बाद में है, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग बस ये सोच रहे हैं, मैं बस ये सोच रही हूँ कि आपका एग्ज़ाम कल सुबह में है, इसलिए मैं वैसे आपको पढ़ा रही हूँ और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको करा रही हूँ। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं करा है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ध्यान से पढ़ाई कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।